नमस्कार, पावर फाइल्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं खबरों के लिहाज से, और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि लगातार जिस तरह से हम लोग तमाम ब्यूरोक्रेट्स का इंटरव्यू करते हैं, उस इंटरव्यू के माध्यम से तमाम मोटिवेशनल चीज़ें भी बाहर आती हैं, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो आज हमारे साथ बिहार के सारण जिले के रहने वाले मनोज सिंह जी हैं, जो 1989 बैच के आईएएस हैं और वर्तमान में वन विभाग के एसीएस हैं वो। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप बिहार के सारण जिले से हैं। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई आपकी, कब आपके मन में आया कि आपको यूपीएससी में जाना चाहिए, और घर परिवार का बैकग्राउंड कैसा रहा आपका? मूलतः मैं बिहार में पटना का हूँ जी। और पटना ही में हमारी शिक्षा हुई है। सेंट माइकल्स हाई स्कूल से मैंने अपना आईसीएससी किया था और तत्पश्चात पटना यूनिवर्सिटी से हमने भूगर्भ शास्त्र में, जियोलॉजी में एमएससी किया, और पटना से ही हम लोगों ने तैयारी की। आईएएस में आने से पहले मैं जीएसआई और ओएनजीसी में भी सेलेक्ट हुआ था, लेकिन आईएएस में होने जाने के बाद मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उत्तर प्रदेश संवर्ग मिला, तो मैं उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। अच्छा सर, जब यूपी का ऑर्डर आपको अलॉट हुआ तो क्या इससे पहले आप उत्तर प्रदेश आए थे कभी पढ़ाई के दौरान या? जी, मैं आया था। उस समय उत्तर प्रदेश उत्तरांचल एक था। हम लोग जियोलॉजिकल एक्सकर्शन ट्रिप में लखनऊ आए थे, मुरादाबाद गए थे और उसके बाद हम लोग हिल्स में गए थे, कुमाऊं हिमालय, और बेसिकली वो जो हिमालयन जियोलॉजी है उसकी स्टडी करने के लिए आए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर घूमा था। लखनऊ एक उस समय भी खूबसूरत शहर था, पुराना। सर, कब की बात होगी ये? मेरे ख्याल से पूरी सन तो याद मुझे अभी नहीं स्मरण है, लेकिन ये 80s की बात है। 80s में। सर, बड़ी अच्छी बात है कि 80s के दशक का भी आपने लखनऊ देखा हुआ है। हमने देखा हुआ। चारबाग स्टेशन बाहर से हम लोग ने फोटो भी लिया था, बहुत खूबसूरत उसका आर्किटेक्चर है, वो भी देखा था। अच्छा सर, अक्सर पूरे देश में इस बात की चर्चा होती है कि बिहार अगर देखें तो अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़े राज्य में आता है, लेकिन यूपीएससी में हमेशा टॉप पर रहा है और पिछले कई सालों से, कई दशकों से लगातार। इसकी क्या वजह मानते हैं कि वहाँ के एजुकेशन में खास बात है, वहाँ की मिट्टी अलग है, या इसका कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, आईएएस में आना एक मोटिवेशन का है, एक जुनून होना चाहिए जी। मोटिवेशन एंड जुनून जिसमें रहता है तो आईएएस में वो आ जाता है, और कभी भी फेलियर से हतोत्साह न होके उसको प्रयास करते रहना चाहिए। और जहाँ तक बिहार का संबंध है, बिहार में जो सबसे बड़ा कारण है, एक तो कारण ये है कि कल्चर ऑफ सिविल सर्विस रहा है। तो बहुत लोग दिल्ली पढ़ने जाते हैं, हालांकि मैं पटना यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा। मैं दिल्ली ज़रूर गया था कोचिंग करने, लेकिन मुझे लगा कि दिल्ली में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। वापस आए थे, और बल्कि हम लोग 5-6 का ग्रुप थे, 7 आदमी का ग्रुप था, जिसमें 5 आदमी उस लिस्ट में आए थे। एक ही लिस्ट में कोई आईएएस में आया, कोई इनकम टैक्स में आया, कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस में आया। लेकिन वो एक ग्रुप का जो डायनेमिक्स था और एक साथ मिल के पढ़ने का जो हम लोग में रुचि होती है, और ये सबसे बड़ी खूबी है बिहार में कि बिहार में बच्चे ग्रुप में पढ़ाई करते हैं। दूसरी बड़ी बात है बिहार में, क्यों आपने पूछा कि बिहार से क्यों इतने ज़्यादा लोग कैसे आते हैं। पेरेंट्स बहुत हम लोगों को प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि आप कोचिंग करो, अच्छे बुक्स। जैसे मुझे याद है मेरे पिताजी की सर्विस में आने के तुरंत ही बाद देहांत हो गई थी, लेकिन वो बराबर ये कहते थे कि देखो, जो फॉरेन बुक्स है दिल्ली से जाके लाया करो, फॉरेन बुक्स पढ़ा करो, क्योंकि अच्छी साइंस में बुक्स उस समय फॉरेन पब्लिशर्स के होती थी, कॉस्टली ज़रूर होती थी, लेकिन वो उन्होंने कभी भी उसमें संकोच नहीं किया। और दूसरी बात, उन्होंने ये कल्चर, बिहार में ये कल्चर है कि पेपर पढ़ने के आदत डालनी चाहिए। तो 10th जो पास करता है बच्चा, तभी से पेरेंट्स उसको कहते हैं कि पेपर पढ़ो, कम से कम टाइम्स ऑफ इंडिया और एक हिंदी के पेपर तो वो पढ़ते हैं। और एक आम कल्चर ऑफ डिस्कशन है, कोई भी टॉपिक नेशनल में होता है तो आप देखिएगा कि पान के दुकान में भी, चाय के दुकान, ये पूर्वांचल में भी लोग डिस्कस करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं। और आईएएस में बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े ओपन एंडेड होते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करना या एग्जामिन करना, उसमें आपके व्यू पॉइंट्स क्या हैं वो भी आने चाहिए। अच्छा सर, मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था, थोड़ी रिसर्च मैंने की, तो मैंने देखा कि जो सबसे पहली पोस्टिंग अलीगढ़ में एज ए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट
हाँ, जॉइंट मजिस्ट्रेट 1989 में आप आए। सर वो एक दौर था, ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ, लेकिन उस समय और अब के समय में क्या आप फर्क देखते हैं ब्यूरोक्रेट्स में? बहुत कुछ बदल गया है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी का देखिए, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा डायनेमिक है, और ब्यूरोक्रेसी को टाइम के साथ पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंज के साथ बदलना पड़ता है जी। और पहले जब ब्यूरोक्रेसी हम लोग ज्वाइन किए थे उस समय ब्यूरोक्रेसी का मेन थ्रस्ट हुआ करता था कि आईएएस में कि आप एसडीएम लेवल पर कि लॉ एंड ऑर्डर में आप बराबर इन्वॉल्व रहिए, कोई भी घटना हो, डिज़ास्टर में हो, ये रेवेन्यू मैनेजमेंट में हुई है। लेकिन आईएएस की खूबी ये होती है कि आईएएस एक स्टाफ फंक्शन होता है, ये लाइन डिपार्टमेंट नहीं है। लाइन डिपार्टमेंट में सीधे आप एक तरह से राइज करते हैं और एक ही सब्जेक्ट को ज़िंदगी भर देखते हैं। आईएएस में स्टाफ फंक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल चलता है। और अगर आईएएस की पूरी प्रोफाइल आप देखेंगे तो लगभग 3 भाग में बांटा जा सकता है। एक भाग तो होता है 1/3 ऑफ द सर्विस, जो कि लगभग 12 साल या 13 साल या 14 साल डिपेंडिंग अपॉन किस एज में आप आए हैं, आपका जनरली जिला स्तर के टाउन में ही बीतता है। 1/3 आप स्टेट लेवल पर पढ़ते हैं और 1/3 सेंटर लेवल पर। और अगर हॉरिजॉन्टली अगर देखें तो कभी आप कल्चर डिपार्टमेंट में हैं, तो कभी रेवेन्यू में, कभी सोशल वेलफेयर में, कभी आप एमडी हैं किसी कॉरपोरेशन के। तो आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों सिनेरियो से आप सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को समझते हैं और आप उसको रिड्रेस करते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, शायद किसी भी सर्विस में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये इकलौती सर्विस है, इकलौती सर्विस है। तो बाकी जो चेंज के बारे में कहा है, चेंज काफ़ी आया है। चेंज इन द सेंस कि ब्यूरोक्रेसी अब बहुत प्रोएक्टिव हो गई है पीपल्स के प्रति, उनके ग्रीवांस रिड्रेसल के प्रति। और इसमें सोशल मीडिया का बहुत काम आया है, आईटी का काम आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। अब देखिए डीबीटी आ जाने के कारण तमाम जो स्किल बेस्ड हमारे स्कीम्स हैं या बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं या फिर हम जो सब्सिडीज़ देते हैं वो हैं, सब अब खाते में जाता है। तो एक तरह से डीलेयरिंग भी हुआ है डिसीजन मेकिंग का और करप्शन भी रिड्यूस हुआ। सर वैसे तो आप तमाम अलग अलग विभागों के प्रमुख रहे, मुखिया रहे, लेकिन अभी वर्तमान में फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो नेचर से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आज़ादी के बाद की बात करें तो अक्सर ये लोग जानना चाहते हैं कि भाई वन क्षेत्र घट रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई क्या है कि जब हम आज़ाद हुए उसके बाद से उत्तर प्रदेश का जो वन क्षेत्र था, अगर हम उत्तराखंड के उसको छोड़ दें, बंटवारे को छोड़ दें, तो क्या वन क्षेत्र ये घटा है या बढ़ा है? देखिए, वन क्षेत्र की जब आप बात करते हैं तो आप इन टोटालिटी देखिए, वन का एक ज्योग्राफिकल एक्सटेंट होता है। वन कोई पॉलिटिकल डिवीजन से आप उसको माप नहीं सकते कि इस स्टेट में ज़्यादा है, इस स्टेट में कम है। तो इंडिया एज ए एंटिटी देखना चाहिए। जैसे हमारे पास इंडिया की फिगर्स आप लेंगे तो 24% हमारा वन क्षेत्र है, मतलब ऑलमोस्ट 1/4 इंडिया का वन क्षेत्र है। 33% आइडियल है, होना चाहिए। ये इसकी तरह सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में इनिशियली जब उत्तरांचल था तो वन क्षेत्र हमारा अच्छा होता था, 16-17% के करीब था। विभाजन के बाद हमारा वन क्षेत्र घट के 6-7% रह गया। लेकिन विगत वर्षों में जो प्लांटेशंस हुए हैं 30-30 करोड़ से, उससे हम लोग 9% पहुंचे हैं। हालांकि 9% इंक्रीज है, 9%, 9% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। तो ये एक प्रश्न होता है कि उत्तर प्रदेश में इतना 9% क्यों है? तो यहाँ ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ एग्रीकल्चर में अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर एरिया बहुत ज़्यादा है और कृषि के में करते हैं लोग काम। तो उसमें हम लोग की कोशिश होती है कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री में बढ़ें, क्योंकि हमारे पास ग्राम समाज भूमि उतनी है नहीं जितनी दी जा सकती है वन के लिए। तो हमारा अगर कृषि वानिकी में हम बढ़ेंगे तो हम अपने वन क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। अच्छा सर, बाघों के संरक्षण को लेकर भी कुछ काम चल रहा है आप लोग के डिपार्टमेंट में, तो क्या तैयारी है? कैसे आप सफारीज को डेवलप कर रहे हैं या इसको किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं? देखिए, टाइगर एक आप जानते ही हैं कि 70s के दशक में ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो रहा था और इसमें भारत सरकार ने और भारत में बहुत काम हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी काम हुआ है। हमारे जो पिछले 1 साल में हम लोग पीलीभीत का एक फाउंडेशन बनाए हैं कैबिनेट डिसीजन कराकर,
और उसके बाद हम लोग ने तत्पश्चात अपने रानीपुर टाइगर रिजर्व, एक बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व है, उसको बनाया है। आपको मालूम होगा कि केन बेतवा लिंक होने के कारण ये आपके रिजीम का सर पहला ये है। हाँ नहीं, ये पीलीभीत रानीपुर दूसरा है। इस क्या केन बेतवा के कारण जो पानी का जल का बढ़ाव हो रहा है, उससे टाइगर्स पन्ना टाइगर रिजर्व से माइग्रेट करेंगे हमारी तरफ। तो हम पहले ही से उसके लिए एक वन क्षेत्र बना रहे हैं ताकि टाइगर्स वहाँ रहें। तीसरा हम लोग ने एक अभी हमारा फाउंडेशन बनने जा रहा है, जो है जिसको कहते हैं अमानगढ़। ये कॉर्बेट, न्यू कॉर्बेट के नाम से हम लोग उसको प्रचलित करेंगे ताकि वहाँ पर इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले। ये बिजनौर और मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो टाइगर के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एरियाज और गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर और गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स इवॉल्व कर रहे हैं हम, ताकि वहाँ पर एक फील्ड डायरेक्टर की पोस्टिंग करके उसमें जो अंदरूनी विकास है वो करें और बाहर में इको टूरिज्म का विकास करें। अच्छे अच्छे होटल्स आए, लोग इको टूरिज्म में आए, वाइल्ड लाइफ विल्डरनेस का मजा लें और साथ ही साथ अवेयरनेस जनरेट करें कि ये जो हमारे एनिमल्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, इकोलॉजी के लिए। और एक डीप इकोलॉजी मूवमेंट जैसे चल रहा है, जिसमें जो विश्वास करता है कि जिस तरह से आदमी को अगर रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, तो ज़रूरत इस बात की है कि एनिमल्स के लिए भी कम से कम हैबिटेट होना चाहिए, उनके रहने की भी एक सुरक्षित जगह हो जहाँ वो रह सकें। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम टाइगर रिजर्व, सैंक्चुअरीज बनाएं और वहाँ पर एनिमल्स की संख्या बढ़े, उनकी ब्रीडिंग हो, उनकी संख्या बढ़े, वो सुरक्षित रहे और एक इकोसिस्टम मेंटेन हो। तो इसमें इस ओर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक नाइट सफारी का भी डिसीजन लिया गया है, वो भी बनने जा रहा है लखनऊ में, वो भी हिंदुस्तान कुकरेल में रहेगा। अरे सर, चूँकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर काम कर रही है और जब तक इसमें आपके डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तब तक ये संभव नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एनओसीज की क्लियरेंस को लेकर। तो कई बार वन विभाग हो गया या पर्यावरण हो गया, यहाँ से एनओसीज मिलने में दिक्कत होती है। तो क्या इसको लेकर भी कोई नए रूल्स आए हैं या जो पुराने नियम हैं उनमें बदलाव किए गए हैं? देखिए, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 3 तरह की एनओसी लेते हैं वो लोग। एक तो पहला एनओसी इन्वायरमेंट का होता है, जिसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, तत्पश्चात उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाता है। अगर वो पॉल्यूटिंग नेचर का है तो उनको पोल्यूशन क्लियरेंस भी लिया जाता है, और अगर फॉरेस्ट एरिया में है तो फॉरेस्ट क्लियरेंस होता है। तो ये 3 क्लियरेंसेस मिलते हैं। जो जहाँ तक पोल्यूशन और इन्वायरमेंट का सवाल है, वो काफ़ी, अब पहले उसका 23 दिन 40 दिन तक लगता था, प्रोसेस होता था। अब उसको हम लोग घटा के 4 दिन या 5 दिन कर दिए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ऑनलाइन होने के कारण जो हमारा इन्वेस्टमेंट का पोर्टल है उसी से लिंक है। जहाँ तक फॉरेस्ट क्लियरेंस है उसमें थोड़ा सा विलम्ब जरूर होता है, क्योंकि वो 2 स्तरीय है, पहले राज्य सरकार से फिर सेंट्रल में होता है। तो उसको भी हम लोग चाह रहे हैं स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि उसमें भी कम हो। लेकिन जो भी कार्यदायी संस्था होती है, अगर हम लोग को हमारे संज्ञान में ले आती है वो, तो हम लोग उसके पीछे पड़ के काफ़ी जल्दी उस क्लियरेंस को कराते हैं। अच्छा सर, चूँकि पराली जलाने को लेकर पिछले कुछ सालों से तमाम विवाद सामने आते रहते हैं। जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो कहती है उत्तर प्रदेश के किसानों की वजह से हुआ है। उत्तर प्रदेश कहता है कि नहीं, जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं वो अगर खेतों में पराली जलाते हैं तो उसकी वजह से प्रदूषण फैलता है। तो ये सच्चाई क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में इसको लेकर कोई जागरूक अभियान किसानों को लेकर चलाया जा रहा है? क्या वास्तव में इतना पोल्यूशन उत्तर प्रदेश के किसान फैलाते हैं क्या पराली को लेकर? पराली का जहाँ तक सवाल है, पराली जो होता है जनरली जो हमारा धान है उसके जो स्ट्रॉ बच जाते हैं उसी से होता है, और वो भी नॉन बासमती से नहीं होता है। तो वो हमारे यहाँ इंसिडेंट बहुत कम है। हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इसमें बड़े कठोर स्टेप्स उठाए हैं और इनोवेशंस भी किए हैं। जैसे वो उन्होंने एक बायोडिकम्पोजर बनाया है और प्रधान और ग्रामीण किसान उसको काफ़ी प्रचलित कर रहे हैं और काफ़ी लोग यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन पराली वहाँ पर, जैसे हरियाणा पंजाब है, वहाँ पर जलने की समस्या इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो इंटरक्रॉपिंग पीरियड होता है वो बहुत कम समय के लिए लाता है, तो उनको तुरंत दूसरा क्रॉप लेना होता है, इसलिए वो बर्न करते हैं। इसका एक कारण हम लोग ने देखा कि पंजाब में जो ग्राउंड वाटर बोर्ड था उसने जून में जो कमांड एरिया होता है इरिगेशन का, जहाँ एश्योर्ड इरिगेशन होते हैं,
जून में उन्होंने कह दिया, प्रतिबंधित कर दिया कि आप जून में नहीं लगाएंगे, वाटर टेबल नीचे जा रहा है। जबकि इस तरह से होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कमांड एरिया में तो पानी कैनाल का आता है जी। तो उसके कारण जो धान की रोपाई होती है वो लेट होती है। और जब हमारा एयर सर्कुलेशन नवंबर में जो नॉर्दर्न बेल्ट है इंडिया का, क्योंकि हिमालय एज अ क्लाइमेटिक बैरियर काम करता है, तो यहाँ एयर सर्कुलेशन बंद हो जाता है, अपर एयर सर्कुलेशन। इसलिए जो भी पोल्यूशन हमने फेंका है वो धीरे धीरे नीचे गिरती है, और इसीलिए वो स्मॉग के रूप में या एयर पोल्यूशन के रूप में आता है। तो उसमें 17 से 20% पराली बर्निंग का भी कंट्रीब्यूशन है। तो पराली बर्निंग के लिए स्टेप्स जो उठाने हैं वो काफ़ी हैप्पी सीडर्स लाए गए हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स इम्प्रूव किए जा रहे हैं, लेकिन जो हैबिट चेंज है किसान का उसमें थोड़ा समय लगता है। मतलब आप अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आज लाए तो वर्ल्ड वाइड ये फिनोमेना है कि उसको 5 साल 6 साल अडॉप्ट करने में लगता है। तो डाउन द लाइन इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स वी आर सीइंग कि हम पोल्यूशन को कम करेंगे। और अगर आप सियोल को लीजिए, बीजिंग को लीजिए, मॉस्को को लीजिए, वहाँ भी सस्टेन्ड इंटरवेंशन 20-20 साल लगे पोल्यूशन कम करने में। अच्छा सर, एक सवाल मुझे लगता है इसका जवाब आप दें तो बड़ा अच्छा रहेगा कि अक्सर देखा गया है कि अभी इस समय चूँकि आप यूपी कैडर के आईएएस हैं, तो एक समय था कि यूपी कैडर के आईएएसओं का बड़ा दबदबा जलवा होता था सेंट्रल में। यहाँ तक कि कैबिनेट सेक्रेटरी जैसी महत्वपूर्ण पद पर भी यूपी कैडर के ही कई आईएएस रह चुके हैं, लेकिन मौजूदा समय में वो स्थिति नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि ये ऐसा जो दबदबा है ये घटा, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? भाई आईएएस तो वही हैं जितनी जरूरत थी उतने ही आ रहे हैं। देखिए, ये इसको इस तरह इस दृष्टिकोण से ना देखिए, क्योंकि आईएएस का तो काम मैंने जैसे बताया 1/3 जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल टाउन पर, 1/3 स्टेट लेवल पर, 1/3 सेंट्रल लेवल पर। तो कई आईएएस जाते रहते हैं, मिड कैरियर में सेंटर चले जाते हैं, आते हैं, वापस आते हैं। लेकिन आईएएस का जो मेरा फीलिंग है, आईएएस का जो काम ज़मीनी स्तर पर काम करने में जो आपको आनंद आता है, जो सर्विसेज का है, क्योंकि आप किसी आइडिया को लाते हैं, उसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उसको कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से उसको एक स्कीम बनवा देता है और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको एक पूरे ज़िंदगी का एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने इस स्कीम को बनाया और धरातल पर लाया। तो ये आईएएस का है, और आईएएस का तो जॉब ही है कि चेंज होते रहना चाहिए। कोई परमानेंट डिपार्टमेंट तो रहता नहीं है आईएएस का। आईएएस को इसीलिए बनाया गया है कि देयर शुड बी अ कंट्रोल ऑफ स्टाफ ओवर लाइन डिपार्टमेंट। अगर लाइन डिपार्टमेंट पर अगर हम स्टाफ फंक्शंस को नहीं रखेंगे तो हर लाइन डिपार्टमेंट चाहेगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बजट मिले, हमको ज़्यादा से ज़्यादा हम ही को ध्यान आकर्षण हो और दूसरे को ना हो। लेकिन आईएएस का होता है कि हर विभाग को देखते हुए एक संतुलित बजट देखते हुए आप कितना काम कर रहे हैं, करते हुए कोऑर्डिनेशन चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से वो कोऑर्डिनेशन होता है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होता है, और तब जाके स्कीम इम्प्लीमेंट एक पूरी हायरार्की होती है जिसके थ्रू हम इसलिए ये बनाया जाता है। इसीलिए आईएएस को जनरलिस्ट सर्विस कहते हैं, इसको स्पेशलिस्ट सर्विस नहीं कहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि चूँकि 1989 से आप हैं और एक लंबा टाइम हो गया, अभी भी लगातार आपका ये सफ़र जारी है, लेकिन इस दौरान कई फील्ड में भी रहे होंगे, कई ज़िले आपने किए होंगे, तमाम जगह फील्ड पोस्टिंग रही होगी। तो कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हो जो बड़े दिल के करीब हो? ऐसा होता है अक्सर कि आपने किसी ऐसे अनजाने में किसी आदमी की मदद कर दी हो, या फिर कोई ऐसा डिसीजन कभी लिया हो, आपको लगा हो कि ठीक है ये डिसीजन ले लिया लेकिन ये थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया? तो ऐसा कुछ है क्या जो शेयर करना चाहेंगे? देखिए, डिसीज़न लेना आदमी का काम होता है आईएएस में, और डिसीज़न तत्काल लेना भी पड़ता है, और डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं कभी कभी, और डिसीजंस अच्छे भी हो सकते हैं। तो कोई इसमें कैटेगराइज तो हम नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जब आईएएस जिलाधिकारी होता है तो आप समझ लीजिए कि वो कम से कम 60 डिपार्टमेंट का सीईओ है। तो उसको बहुत सारे डिसीजंस बहुत कम समय में लेने होते हैं। अब उसमें कुछ अगर ट्रायल एंड एरर में गलती हो जाती है तो उसमें जनरली ये भी होता है कि आदमी सोचता है कि मैंने सही किया, डिसीजन लिया था, लेकिन गलत इम्पैक्ट चला गया। वो आदमी सोच नहीं पाता है। लेकिन ये एक लर्निंग कर्व है। लर्निंग कर्व में आप सीखते रहते हैं, और कलीग्स आपको सपोर्ट भी करते हैं, तो आप सीनियर्स आपको चेताते भी हैं। कई बार आपका स्पष्टीकरण कॉल होता है, कई बार आपको डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं। तो ये सीखता है,
और कोई भी सर्विस बिना सीखे हुए, बिना एक्सपीरियंस, क्योंकि थ्योरेटिकल लर्निंग तो आपकी आईएएस में जब आप एग्ज़ाम का पास करते हैं तो हो गई, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है ना, ये लाइफ लॉन्ग लर्न। सर वैसा कोई काम जो बड़ा संतोषजनक रहा हो नौकरी के दौरान? तो ऐसे बहुत सारे काम। जैसे मैं समाज कल्याण में 4 साल रहा, मैं डीबीटी हमारे प्रेडिसेसर ने 2016 में सबसे पहला डिपार्टमेंट था जो समाज कल्याण जिसमें हुआ, और हम लोगों ने दायरे बढ़ाए। 12 लाख शेड्यूल कास्ट को स्कॉलरशिप मिलता था। हम लोगों ने सबको एक एक आदमी एक एक कॉलेज में हम लोगों ने स्टाफ को भेज के 25 लाख को मिलने लगा। वृद्धा पेंशन 34 को मिलता था, 54 लाख को मिलने लगा। तो हमें लगा कि ये 20 लाख या 15-12 लाख जो लोग डिजर्विंग थे उनको नहीं मिल रहा था, उनको हम दिलाने लगे। तो ये बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन भी था। और सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन हमने कहा ये टेक्नोलॉजी डीबीटी, क्योंकि हम लोग जब सीडीओ थे या एसडीएम थे, हमारे पास एक परेशानी ये होती थी कि अगर हम किसी फंड को भेज भी दिए तो वो पहुंचते पहुंचते इतना डिले हो जाता था और उसमें इतने लीकेजेस होते थे कि आदमी फिर वो आम आदमी भी बड़ा असंतोष में रहता था। आज अगर देखेंगे आप, पॉलिटिक्स भी बहुत चेंज कर गया है। आज हमारे पास जो हमारे जनप्रतिनिधि आते थे समाज कल्याण में, तो वो इसलिए आते थे कि पहले आते थे कि हाँ शिकायत आपके पैसा नहीं पहुंचा, शिकायत करप्शन की है नीचे लेवल पर, लेकिन आज जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो ये आते हैं कि ये एरिया आप छूट गया, हाँ, ये 10 आदमी छूट गए बेनिफिशियरी के। तो पूरी डेवलपमेंटल चेंज है। और आज जनप्रतिनिधि भी, बड़ी अच्छी बात है कि पंचायती राज व्यवस्था के आ जाने के बाद आज एक प्रधान भी लैपटॉप जानता है, वो चलाना जानता है, वो एक विलेज लेवल की प्लानिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें सहभागिता है सबकी। और कोई भी शिकायत होती है वो मुख्यमंत्री रिडर्सल फोरम पर आके और वहाँ से एक्शन होता है। तो ये बहुत बड़ा इसमें सोशल मीडिया और एक अवेयरनेस का फ़ायदा हुआ है। और डेवलपमेंट जब से हमने सर्विस ज्वाइन किया और आज लगभग सभी गांव के सभी पैरामीटर्स में हो, चाहे नलकूप में हो या आवास में हो या सड़क में हो या खरंजा में हो या बेनिफिशरी हो, लगभग संतृप्त होते जा रहे हैं। मतलब 90% पहुंच गए हैं या तो ये पूरे 33 साल की सर्विस का एक रहता है कि हमारे कार्यकाल में हमारे कलीग्स हम लोग कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। और जिस रफ्तार से अब भारत जो है और उत्तर प्रदेश एक टेक ऑफ स्टेज में है, अब टेक ऑफ स्टेज में है, अब ये रुकने वाला नहीं है। और ये विकास उसी समय रुकेगा जब तक हम वर्ल्ड के इकॉनमी नंबर 1 ना हो जाए। और इसीलिए $1 ट्रिलियन की हमारे मुख्यमंत्री जी ने परिकल्पना की है और हम सब लोग मिलकर चाहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकॉनमी बने। और वन विभाग का जहाँ तक सवाल है, हम लोग ये चाहते हैं कि वो इकॉनमी बने तो जरूर बने, लेकिन वो उसका एमिशंस लो हो। और जो क्लाइमेट चेंज में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नेट ज़ीरो का कॉन्सेप्ट दिया है 2070 तक, तो हम लोग एमिशन रिडक्शन भी करना चाहते हैं और कार्बन सिक्वेस्टर भी करना चाहते हैं। तो कार्बन सिक्वेस्टर वन क्षेत्रों का विस्तार करके और एमिशन रिडक्शन जो है हम नए टेक्नोलॉजी में, नए फ्यूल्स में जाके कर सकते हैं। चलिए सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये मनोज सिंह जी थे, 1989 बैच और बहुत ही डायनेमिक अधिकारी माने जाते हैं। और जिस तरह से मैंने बताया कि लगभग 33-34 साल का जो है करियर हो गया है और लगातार ये सफ़र जारी है, तो आपको भी उम्मीद होगी, हम लोगों को भी उम्मीद है कि और भी बेहतर काम मनोज सर के देखने को मिलेंगे। अगली बार किसी और आईएएस के साथ हम हाजिर होंगे। नमस्कार।